सीधा सीधा बोलने से तो नहीं समझ में आता है तुम लोगों को, है कि नहीं? आज सोशल मीडिया के नजरिए से बोलेंगे, देखो सब वायरल कर देता हूँ तुम लोगों को, है ना? सबके पेरेंट्स को भेज देता हूँ, ठीक है, कि नो होमवर्क नहीं किया है, ठीक है? कैसे समझाया जाए जी? ये आंसर आ रहा है, भूल गए। हाँ, इतनी छोटी सी बात भूल जा रहे हो, है ना? एक्स ने वाई से कहा, ऐसे समझो, दिल रखना है तो दिल से रखो, दिल रखने के लिए दिल ना रखो। समझ गया? कुछ समझ में आया? तो भाई दिल रखना है तो दिल से रखो, दिल रखने के लिए दिल ना रखो। अभी अभी आया समझ में ना? कोई नहीं, मैं 4 बार रिपीट करता हूँ, टेंशन नहीं। मैं यहाँ लेक्चर भी अभी भी नहीं आया किसको? नहीं आया समझ में? अरे यार, क्या मैंने बोला? दिल रखना है तो दिल से रखो, दिल रखने के लिए दिल ना रखो। क्या था इसमें? अरे चलो तो चलो तुम लोग को सीधा सीधा बता, भाई रिपीट करना है तो दिल से रिपीट करो, सिर्फ बोलने के लिए रिपीट मत करो। क्यों हम रिपीट कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो, इवन मैंने भी 1-2 साल ऐसा किया है कि हाँ यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, करते नहीं थे, मुझे पता है ना? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, हाँ यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस एक्टिविटी का क्या फायदा हुआ मुझे बता। अभी एक फायदा तो कंफर्म हुआ है कि रेडियस का फॉर्मूला अब कभी भूलोगे नहीं कि एन स्क्वायर बाय जेड था या जेड बाय एन स्क्वायर था। यही फायदा हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। कि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए भाई रेडियस के फॉर्मूला में कि क्या था, एन स्क्वायर बाय जेड था या जेड स्क्वायर बाय एन था। समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये कंफ्यूजन एग्जाम में रहेगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा टाइम पे। मुझे थोड़ी शौक है मैं इतना कैलकुलेट कर रहा हूं बैठ के। दिस इज नॉट अबाउट कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ सबके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन वहां पे एग्जाम में विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसका सिलेक्शन होता है। एंड उसके लिए आपको चैलेंज करना ही पड़ेगा खुद को। अगर कल 51 क्वेश्चन मैंने बोर मॉडल पे होमवर्क दिया था और किसी ने 40 मिनट का टाइमर लगा के उसको सॉल्व किया, तो उसकी वो स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी और उसकी ट्रेनिंग अच्छी चलेगी। ऐसे 51 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 घंटे एकदम मजे से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन किया फिर थोड़ा घूम लिया, 5 क्वेश्चन के अचीवमेंट वाली फील आई, और कुछ तो कर रहे हैं आज, क्योंकि कभी तो 5 क्वेश्चन किया नहीं था। 10 क्वेश्चन के बाद खुश हो गए, अरे बहुत हो गया भाई आज। भाई ऐसे नहीं चलेगा दिस ईयर, है ना? कल क्या हुआ, कल जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे 17-18 बच्चों के साथ हम गए थे ट्रैक पे। कल मैं था, मेरी वाइफ थी, बच्ची भी थी, लेकिन उन लोगों को भी लेके गए कि चलो घूम के आते हैं। लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक हमने किया। हर मोमेंट पे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वेदर वाज सो हार्श, पूरे क्लाउड थे, इतनी तेज हवा चल रही थी, है ना? ऐसा लग रहा था कि फोर्ट के ऊपर, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है टेम्परेचर गिर रहा है, 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसा हो रहा है। बट वो तो चलो बात की बात है, उसको हमने जिया है उस जिंदगी को, वो अलग बात है। लेकिन इन बिटवीन मैंने बच्चों से बात करा, तो कुछ ऐसी कुछ की कि क्या मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है रिपीटर वाले बैच का। तो एक दो बच्चों ने मेरे को ये शेयर किया कि सर लोग ऊपर से तो बोलते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं। ये मुझे पूरे कन्वर्सेशन का ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दे सेड कि सर ऊपर से स्ट्रांग बनने का खूब ड्रामा करते हैं, लेकिन अंदर से डरते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना? तो मैं बताऊं कि अंदर से कितना भी डरो,
ऊपर से कितना भी स्ट्रांग हो जाओ, दिखावे कितना भी करो, लेकिन टास्क कंप्लीट करो, उसी प्रोसेस में सिलेक्शन होता है। ये तो चलता रहेगा, डर भी चलता रहेगा, दिखावा भी चलता रहेगा, लोग क्या कहेंगे तो बोलते ही रहते हैं लोग। लेकिन मैं बताऊं, ये प्रोसेस का हिस्सा बन गया ना जिस दिन कि सर ने बोल दिया 50 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, अपने आप वो धीरे धीरे चीजें कम हो जाती, डर भी कम हो जाती। क्यों डर क्यों लगता है? क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे होते सही से तरीके से, और हमें तरीका अगर नहीं पता है तो बेस्ट तरीका तो मान लो मेंटर का, बात खत्म। और हमें तरीका पता ही होता तो हम जो अभी मार्क्स ला रहे हैं उसमें और अच्छे मार्क्स आ रहे होते, सिलेक्शन हो गए होते, 200-300 नहीं आ रहे होते, 500 आ रहे होते, 450 आ रहे होते कम से कम। लास्ट ईयर प्रैक्टिस बहुत कम गिरी है, किया ही नहीं हमने प्रैक्टिस। इसीलिए दिस ईयर वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवीजन एंड क्वेश्चन करना ही है, ऑप्शन नहीं है। समझ गए? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एकदम डाउट नहीं करता, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, है ना। और इसमें अगर चाहते हो आप मेरा बात, मतलब कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो ना मुझे नहीं करना, तो मैं गारंटी देता हूं मैं तुम्हें नहीं रोक टोक करूंगा, तुम हर टेस्ट में इतना लाके दिखा दे, जो भी माइनर टेस्ट यहाँ हो रहा है इतना लाके दिखा दे, मैं तुम्हें रोक टोक नहीं करूंगा। इवन 600 प्लस भी आ गए ना हर टेस्ट में, तो मैं पीटीएम भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें जा नहीं करना है, सही कर रहा है तू, क्या दिक्कत है? दोनों चीजें मैच नहीं करेगी कि सर मुझे अपने हिसाब से भी चलने हैं, आपको सुनना भी नहीं और मार्क्स भी 200 300 400 लाने, ये सब नहीं चलेगा। मैं पूरा साल बोल रहा हूं आपको, एक वर्ड नहीं बोलूंगा, अब 650 प्लस रखो मार्क्स अपने जो माइनर टेस्ट हो रहे हैं, और टैब टेस्ट जो हो रहे हैं उसमें 200 प्लस रखो, मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा, है ना। और ईमानदारी से रखो, ठीक है। कभी पेपर डिफिकल्ट आ गया तो 650 की जगह पे 600 आएंगे। अगर टॉपर के मान लो आ रहे हैं 650 है तो 600 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर 650 प्लस में 7-8 लोग हैं, तब तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए उतने, 600 प्लस तो कम से कम आने चाहिए। और मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है, और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा बात है। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हमने बोर मॉडल में सारे एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़ लिए थे, है ना। रेडियस का एक्सप्रेशन एक बार दोबारा लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r नॉट n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट v नॉट z बाय n था, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट t नॉट n क्यूब बाय z स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक nth ऑर्बिट में एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन, ये फ्रीक्वेंसी लाइट का नहीं है, फोटोन का नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड लाइट या फोटोन का नहीं, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है कि nth ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। और nth ऑर्बिट में एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा दैट इज फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज याद रहे तो बेस्ट है। आर नॉट 0.53 एंगस्ट्रॉन है, वी नॉट 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, इसका वैल्यू मैंने होमवर्क दिया था कैलकुलेट करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस 27.2 था पोटेंशियल एनर्जी, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये जो भी हमने लिखा है, ये लिखा है कि H लाइक एटम में मान लो यहां तक फील्ड है और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है विथ रेडियस r एंड वेलोसिटी vn, nth ऑर्बिट में भी 1 2 3 4, यहाँ पे nth ऑर्बिट का मतलब क्या है, nth ऑर्बिट का मतलब है k सेल l m n o p सेल, मतलब 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है nth ऑर्बिट के जगह पे। और H लाइक एटम अगर हाइड्रोजन है तो हर जगह Z का वैल्यू 1 रख दो, He प्लस है
तो हर जगह z का वैल्यू, ये z मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, चलो फर्स्ट टाइम है, 2 ना लगे इसलिए क्रॉस कर दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। हर जगह पे z का वैल्यू 2 रख दो अगर He प्लस है, इन सारे एक्सप्रेशन में z का वैल्यू 3 रख दो अगर Li प्लस 2 है एंड Be प्लस 3 है, तो सारे का प्लस 3 कर दो, प्लस 4 सॉरी, Be प्लस 3 में z का वैल्यू 4। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास किया था, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन अगर करना है तो बहुत आसान है, लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा करें कि फाइंड, है ना, रेशियो ऑफ रेडियस, है ना, फॉर, मान लो बोल रहा है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस टू दैट ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Be प्लस 3। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि रेडियस रेशियो निकालना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Be प्लस 2, ठीक है, Be प्लस 3 सॉरी। तो क्विक कैलकुलेशन करके रेडियस बता दीजिए। 2:1 पक्का? देखो अभी आपने यही होमवर्क किया बाहर, रेडियस 1 to 5 तक निकाला था, तो सेकेंड ऑर्बिट R2 of He प्लस बाय R2 of Be प्लस 3 इज इक्वल टू R0 He प्लस के लिए 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, यही फॉर्मूला लगाना है Be प्लस 3 के लिए, R0 2 का स्क्वायर बाई 4। देखा, आ जाएगा आंसर? कितना आ गया? पक्का? 2:1। ये पता क्या रहा है, रेडियस जो He प्लस का सेकेंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, He प्लस के लिए जब न्यूक्लियस से चलना शुरू करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, ये डिस्टेंस, और वही Be प्लस 3 के लिए अंडरस्टैंडिंग भी रखो, फर्स्ट ऑर्बिट और पास होगा, सेकेंड ऑर्बिट और पास होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है ना, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? 4 है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? 2 है। तो 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या 4 प्रोटॉन? तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2r0, जबकि ये डिस्टेंस सेकेंड ऑर्बिट का कितना आ रहा है? r0। ज्यादा 2 ऑर्बिट है लेकिन फिर भी पास है, इसीलिए रेडियस, यही डायग्राम बनाया ना आपने, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, सभी डायग्राम अभी होमवर्क में बताया था। तुम चाहते तो डायरेक्ट ले लेते रेशियो, लेकिन होता क्या है कि अगर तुमने ये सब डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस करके रखा है ना, तो रेशियो लेने में तुम्हें डर नहीं लगेगा, बोले अरे तो किया हुआ है। लेकिन मान लो ये सब कुछ नहीं किया है, तो डायरेक्ट रेशियो वाला देंगे क्वेश्चन, तो टाइम तो जरूर बढ़ जाएगा, बनेगा क्वेश्चन, लेकिन वो टाइम 30 सेकंड से बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा फिर कि हम फॉर्मूला, वहीं पे कंफ्यूजन है, Z/N था, N/Z था, ऐसा कंफ्यूजन है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी में, अभी जस्ट तुम लोग बाहर थे तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन फॉर H लाइक एटम, मान लो है F0 Z to the power X and N to the power Y, find X and Y। क्वेश्चन ये, जिनको आता है वो शांत रहे, है ना, लेट एवरीबॉडी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या है? Z का पावर, Z क्या एटॉमिक नंबर और N ऑर्बिट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन is in the form
है ना। फोर्स का फॉर्मूला लिखो, देखो बन जाएगा K Q1 Q2/r²। अब आर का वैल्यू रख देना जो एक्सप्रेशन है आपके पास जेड और एन के टर्म्स में, जल्दी हो जाएगा, है ना। इसको हटा दो क्या, ये हो गया ना सबसे। नाउ देखिए, nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में H लाइक एटम है, Q1 कितना है, Ze। न्यूक्लियर चार्ज कितना है, अगर हाइड्रोजन है तो He+, है तो 2e, 2 प्रोटॉन है। Li+3 है तो 3 प्रोटॉन है ना। और Q2 कितना है, E। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखेंगे, KZe/RN²। रेडियस अगर RN है तो 2 चार्ज पार्टिकल, कूलम्बिक लॉ लगा दे, हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा भी है। तो कूलम्बिक लॉ लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, KE², जेड अलग रख देते हैं चलेगा, ठीक है। RN के जगह पे रख सकते हैं R0 N²/Z का होल स्क्वायर। RN का फॉर्मूला हमने कभी कल ही डिराइव किया था, परसों। तो R0 के जगह RN के जगह पे R0 रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। N का स्क्वायर N 4 हो जाएगा पावर, और Z का स्क्वायर Z ऊपर जाएगा, KE²/R0 का स्क्वायर नहीं, Z³/N4, और यही तो F0 है। KE और R0 का वैल्यू रख दोगे ना, KE और R0 का वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा Fn, कितना आ जाएगा बच्चे, ये समझ गए, कोई दिक्कत। तो जो अभी क्वेश्चन दिया था, x का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू, ये आंसर है ना। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ भी है, एन अवस्थी में क्वेश्चन भी है, अलग अलग बुक में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़े। लास्ट क्लास जाते हुए जो क्लास एंड किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था किस ऑर्बिट में क्या एनर्जी होता है हाइड्रोजन का फॉर एच लाइक एटम, याद है। और फिर जाते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था। अब फिर से वहीं से शुरू करते हैं और आज स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ के बोर मॉडल लगभग खत्म कर देंगे। बढ़े आगे, ये हटा दूं। डन। देख लो, इतना इतना पार्ट नहीं सोच पा रहे थे कुछ लोग। फोर्स लिखना है, फोर्स का एक्सप्रेशन पता है हमें, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में। फिर थोड़ा दिमाग लगाना था कि आरएन को एक्सप्रेस करना था, आरएन को R0 के टर्म्स में हमारे पास एक्सप्रेशन था, समझ गए। और होता क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि तुम बहुत लोगों के मान लो उस लेवल पे दिमाग काम नहीं करता है, नहीं हो पा रहा है फर्स्ट टाइम, कभी नहीं किया लेकिन नया क्वेश्चन बनते नहीं, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है घर पे सारे क्वेश्चन ट्राई करो। भले सोल्यूशन देख के ट्राई करो लेकिन करो। क्वेश्चंस करने से ही फिर चीजें, कोई नया क्वेश्चन रहेगा तो कर पाओगे, ठीक है। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि ग्राउंड स्टेट में n=1 है, मान एनर्जी कितनी थी, E1 -13.6 हाइड्रोजन के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में E2 -3.4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट KLM, ध्यान में आ रहा है कितना था, E3 1. माइनस में था ना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट KLMN कितना था, -0.85
85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने? एक इन्फिनिटी लिख लेता हूँ। जिनका फर्स्ट लेक्चर है कोशिश करो समझने का, नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है क्लास में। हाइड्रोजन एटम या उसके पास बहुत सारे ऑर्बिट हैं इस तरह से, और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको मैंने स्ट्रेट लाइन में दिखाया है ऐसे, जो सेकेंड ऑर्बिट है उसको फिर ऐसे दिखाया। हाइड्रोजन के लिए बहुत सारे परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 1 2 3 4 5 KLMNO, और थोड़े दिन के बाद हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। n इक्वल टू क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास टोटल एनर्जी ये है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, E5 अभी E4 कितना बोला था? -0.85। E5 बता दो, -0.54। E6 भी अगर बता सको कोई तो। नहीं किया कैलकुलेट। E6 फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला एनर्जी का, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/। H के लिए ये 6 रखना है और ये 1 रखना है, तो -13.6 डिवाइड बाय 36 कितना आएगा? -0.37 क्या? और E इन्फिनिटी 0 है। मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मोस्ट नेगेटिव एंड मिनिमम। एज वी मूव, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो एनर्जी मिनिमम है, मोस्ट नेगेटिव है और मिनिमम है। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव ही रहती है लेकिन बढ़ती है। जैसे यहाँ -13 है, -13.6, -3.4, और इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी क्या हो जाती है उसकी? 0। ये पहला लेक्चर है जिनके लिए, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप बैकलॉग कर लोगे 2-3 लेक्चर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज आप ट्राई कर लेना आज ही घर जाके। नाउ कल जो क्वेश्चन था पूरे क्लास के सामने कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है ना, ग्राउंड स्टेट में, और इसको बाहर से एनर्जी पैकेट दे रहे हैं, अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट में रहते हुए अगर मैं इसको 10.2 दे दूं, 10.2 बाहर से एक एनर्जी पैकेट दे दिया, H लाइक एटम, H एटम को ही, H लाइक एटम छोड़ो, H एटम को ही बाहर से एक एनर्जी पैकेट दे दिया, कितने एनर्जी की? 10.2 की। अब देखो जो पहला गैप है बच्चे वो 10.2 का ही, दिस माइनस दिस करके देखो, E2 माइनस E1 10.2 आएगा। अगर बाहर से उस हाइड्रोजन एटम को 10.2 एग्जैक्टली दोगे तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बाहर से एनर्जी हम देते हैं उसको, ये तो ले लेगा, और क्या वो लेने के बाद उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा या हायर में जाएगा? अगर वो लिया तो उसी ऑर्बिट में अब नहीं रह सकता, उसको हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। अगर मैं उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट देता हूं, अगर उसी को मैं 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट देता हूं या 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट देता हूं, तो क्या ग्राउंड स्टेट में रहते हुए क्या ये सब पैकेट लेगा वो? ये लास्ट क्लास का सवाल था, लेगा नहीं लेगा? मैं तो बोल रहा हूँ 1 से 2 जाने के लिए 10.2 चाहिए, और 10.2 एग्जैक्टली मिलेगा तो वो ले लेगा। मैंने ये बताया आपको, 10.2 एग्जैक्टली मिलेगा, कोई पैकेट जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ ना कुछ होगा, अगर उसकी एनर्जी एग्जैक्ट कितना हो जाए तो ले लेगा। अब मैं बोल रहा हूँ क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 से छोटा कोई भी पैकेट लेगा या नहीं लेगा? अगर एनर्जी ऑफ पैकेट लेस देन 10.2 है तो विल इट एक्सेप्ट और नॉट? तो क्वांटाइजेशन इसी को बोलते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन को फील्ड में रहना है, जब तक उसको न्यूक्लियस के फील्ड में रहना है, वो कोई भी एनर्जी का लेन देन नहीं करेगा। जब तक उसको न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर रहना है तब तक इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फॉलो करेगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट ओनली 1 पैकेट एट ए टाइम, नॉट 2 3।
Good to go. And also, electron will accept only those packet which can excite the electron to any one of the higher orbit, and the energy accepted in the form of photon must be equal to energy difference between two level. मुझे बताओ, क्या ये किसी दो एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में रहते हुए बताओ, क्या ये डिफरेंस है क्या किसी भी, यहां से यहां से यहां कुछ भी निकाल लो, ग्राउंड स्टेट में रहते हुए क्या ये डिफरेंस है क्या, कोई भी एनर्जी का दो लेवल का डिफरेंस है क्या, है ये ग्राउंड स्टेट में रहते हुए भाई 1 से 2 का 1 से 3 का कितना, दिस माइनस दिस करो, है ना, E3 माइनस E1 कर दिया, कितना आया 0.8, पक्का, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में रहते हुए अगर वो 4 पे गया तो बताओ E4 माइनस E1 कितना भाई, 13.6 माइनस 0.85 करो, 13.6 माइनस 0.85 करो, अभी तो बोला था डिफरेंस कैलकुलेट किया है, बताओ, हाँ 12.75, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ग्राउंड स्टेट में रहते हुए वो कौन सा पैकेट लेगा, आप समझ में है, या तो 10.2 लेगा, 10.2 ये नहीं लेगा भाई, कोई डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है ना, ये भी नहीं लेगा। अब मुझे बताओ एक पैकेट हम दे देते हैं, मान लो 10.5 का दे देते हैं, विल इट एक्सेप्ट और नॉट, 10.5 का दे देते हैं, 1 पे रहते हुए 1 से 2 जाने के लिए 10.2 चाहिए, और उतना दिया तो एक्सेप्ट किया, उससे छोटा एक्सेप्ट अगर आपको लग रहा है नई आइडिया है तो बस इतना याद कर लो कि ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो वहीं नहीं रहेगा, कहां जाएगा, कोर कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है क्लास में, तभी बोर मॉडल के सवाल बनते हैं, ये आना चाहिए आपको। 10.2 कर लेगा, उससे छोटा नहीं करेगा, क्योंकि उससे छोटा कोई लेवल का गैप मुझे दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, ग्राउंड स्टेट में रहते हुए गैप दिख रहा है, हालांकि गैप उससे छोटा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये गैप निकालोगे तो और कम मिलेगा आपको, ये तो बहुत कम एनर्जी गैप है, दिस माइनस दिस करके देखो, E3 माइनस E2 1.89, ये गैप भी निकाल लो, ये गैप भी निकाल लो, ये सब गैप निकाल के आप देख लेना, ये सब गैप का तो औकात मान के चलो बहुत कम आने वाला है, नहीं, ये सब जो गैप है ना बच्चे, ये सब गैप में 10.2 तो रहेगा ही नहीं, पता है ये सारे गैप किसके बीच में होंगे, E इंफिनिटी माइनस E2 दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो सारे गैप है ना 2 से हायर वाला कोई भी गैप 3.4 से ज्यादा होगा ही नहीं, 2 से हायर इंफिनिटी का ही गैप कितना है, तो बाकी ये जितना भी लाइन दिख रहा है रेड वाला, उसका गैप 3.4 से छोटा ही होगा, आ रहा है समझ में, ये वाला जो लाइन है, ये जो पूरा 1 से इंफिनिटी का लाइन है, इसका गैप कितना है 13 यही तो आयनिस एनर्जी का लिखा दिया था, हाइड्रोजन के लिए आयनिस एनर्जी यही है, समझ गए, तो मैं बताऊं 1 से कहीं भी जाओगे ना, या हायर से कहीं भी 1 आओगे तो उसमें 10.2 तो इंक्लूड होगा, किसी भी हायर से 1 पे आओ या 1 से किसी भी हायर पे जाओ, चाहे 2 3 4 5 6 किसी 1 से 2 पे ही जाओगे ना भाई, तो 1 से 2 पे गए कितना मिलेगा, कितना चाहिए, तो 1 से 3 4 5 6 कहीं भी जाओ ये 10.2 से ज्यादा ही लगेगा, 1 से 2 3 4 5 6 कहीं भी जाओ कितना लगेगा, 2 से इंफिनिटी पे जाओ या इंफिनिटी से 2 तक आओ, 3.4 से बड़ा नहीं हो सकता, अरे यस नो, यस नो, बोलो, पक्की बात, 100%, बोलो आ रहा है समझ में सब लोग, 2 से इंफिनिटी या इंफिनिटी से 2 के बीच में अगर ट्रांजिशन है तो कितना 3.4 या उसके बीच में, उसके अंदर 1 से कहीं भी ट्रांजिशन है या किसी भी हायर से 1 तक है 10.2 से ज्यादा 13.6 या उससे कम,
10.2 से ज्यादा, 13.6 या उससे कम। चलो फिर से बैक टू क्वेश्चन आते हैं। 10.2 से छोटा नहीं लेगा ग्राउंड स्टेट में रहते हुए, राइट। अगर मैं 10.5 दे दूं तब क्या 1 से किसी भी ऑर्बिट का डिफरेंस है 10.5? तो फिर से अगर इसको 10.5 दोगे तो नहीं लेगा, 10.5 दोगे तो नहीं लेगा, क्योंकि वहां जाने का कोई ऑर्बिट ही नहीं है, परमिसेबल ऑर्बिट ही नहीं। पता है 10.2 लेगा, या फिर नेक्स्ट अगर ग्राउंड स्टेट में रहते हुए कोई पैकेट ले सकता है तो 12 पॉइंट, या फिर ग्राउंड स्टेट में रहते हुए नेक्स्ट कोई पैकेट ले सकता है तो वही वाली बात है ना कि वहां कोई ऑर्बिट ही नहीं है उस वेलोसिटी वाला। अब उस ऑर्बिट का वेलोसिटी भी फिक्स है, वहां बढ़ा नहीं सकते। समझ गए ना, यही तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन है। मैं फिर बोल रहा हूं कि एन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब ओनली दोज पैकेट, या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बोर मॉडल, है ना, must be equal to energy difference between given two labels, must be equal to energy difference between given two label। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहां तक समझ गए? पक्का? तो भाई बताओ 10.2 से छोटा नहीं लेगा, और पता है 10.2 और 12.08 के बीच वाला भी पैकेट नहीं लेगा। मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। जब तक उसको फील्ड के अंदर रहना है ना, क्वांटाइजेशन फॉलो करना है, एक रूल फॉलो करना है। कोई भी पैकेट का लेन देन नहीं होगा एट ए टाइम, 4-5 पैकेट भी लेन देन नहीं होगा एट ए टाइम। इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब ओनली वन पैकेट, एंड द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। हाँ, अगर 2 पे रहता ना, अगर 2 पे रहता तो 10.2 भी नहीं, 10.2 तो ले लेता। 2 पे रहता और 3 पे जाना तो एग्जैक्टली कितना लेना होता? 1.89। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, 1 से 2 जाना है 10.2 लेगा, फिर 1 से रहते हुए 3 पे जाना है तो 1 पे रहते हुए 4 पे जाना है तो 1 पे रहते हुए 10.2 और 12.08 के बीच का पैकेट, जैसे 10.5 या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं लेगा। 1 पे रहते हुए 12.08 एंड 12.75 के बीच का पैकेट, मान लो 12.5 बोलेंगे, नहीं लेगा। इवन 12.7 भी बोलेंगे तो 1 पे रहते हुए, अच्छा 1 पे रहते हुए अगर उसको इन्फिनिटी जाना है तो कौन सा पैकेट लेगा? बढ़िया। चलो ये नहीं हुआ, 13.6 लेगा या नहीं लेगा? ले लेगा। 1 से कहां चला जाएगा वो? इन्फिनिटी पे, मतलब 13.6 ले लेगा वो, राइट। बोलिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि अगर उसको पैकेट देते हैं ग्रेटर देन 13.6 तब वो लेगा या नहीं लेगा? 13.6 से ज्यादा देते हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि ले लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा? 13.6 से ज्यादा वाला पैकेट ले लेगा? रेज योर हैंड प्लीज। ओके, बाकी लोगों को लग रहा है नहीं लेगा। देखो 1 से इन्फिनिटी जाने के लिए 13.6 चाहिए। अगर 13.6 से ज्यादा देते हो तो उसके फील्ड से ही बाहर आ जाएगा ना। 13.6 से ज्यादा देते हो तो वो फील्ड से बाहर आ जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। और फील्ड के बाहर उसको कोई क्वांटाइजेशन फॉलो करना है क्या? फील्ड के बाहर कोई ऑर्बिट है क्या? इन्फिनिटी तक ऑर्बिट है, उसके बाहर कोई ऑर्बिट है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है दोनों ही नेचर इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एंड, जब तक फील्ड के अंदर रहना है डिसकंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, फोटोन का, नॉट इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का लेन देन करेगा। जैसे फील्ड से बाहर निकल गया 13.6 का कोई भी पैकेट ले लेगा वो, और अब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट कर सकता है? क्योंकि बाहर उसको कोई ऑर्बिट फॉलो नहीं करना है, कोई रूल फॉलो नहीं करना है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी कंटिन्यूअस भी है, कभी, मतलब 13.6, 13.7, 13 कोई भी पैकेट दो ले लेगा, लेकिन अभी भी एट ए टाइम एक ही पैकेट लेगा। ऐसे नहीं कि 13.6 से ज्यादा वो 10 पैकेट एट ए टाइम ले लिया, 13.6 से ज्यादा एक पैकेट एट ए टाइम लेगा। यहां तक समझ गए? जब तक फील्ड के अंदर रहना है
क्वांटाइजेशन फॉलो करना है। कोई भी पैकेट का लेन देन 1 से 2 पे 2 से 3 पे जाना है, ये पैकेट का लेन देन होगा। समझ गए? चाहे वापस आए जाए। क्लियर है? 2 से 1 पे आना है, ये पैकेट का लेन देन होगा। 1 से 2 तो इतना एब्जॉर्ब होगा, 2 से 1 तो इतना रिलीज होगा। आ रहा है समझ में? तो अभी जितना एक्सप्लेन किया मैंने 20 मिनट में, ये तो डायग्राम बनाना ही है तुरंत। 10 लाइन खुद से भी लिखना है, जो भी समझ में आया आपको अपनी लैंग्वेज में लिखो। हिंदी, मराठी, इंग्लिश जिसमें लिखना है लिख दो, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखो जो भी समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है। देखो एक बात और यहाँ पे बता सकता हूँ मैं तुम्हें, हालांकि वो तुम्हें कंफ्यूज भी कर सकता है, इसीलिए उस कॉन्सेप्ट के लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। जैसे मान लो 10.2 दिया तो कहाँ चला गया? 2 पे। 10.5 दिया तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? एक्सेप्ट बोला ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर 10.5 अगर देते हैं तो वो 10.2 तो लगेगा इतना एनर्जी उसको यहाँ जाने के लिए। वो ऐसा कर सकता है कि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, जबकि सेकेंड ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी फिक्स है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पता है अगर वो उसके अपने पास रख लिया, 1 से 2 गया और 0.3 अपने पास रख लिया, तो सेकेंड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 3.7, क्योंकि 1 से 2 पे गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3.4। अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिखा था। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन बनेंगे। गुड टू गो। लेकिन एक ऐसा पहलू है कि सर 10.2 अगर 10.5 दे रहे हैं तो 10.2 लेके 2 पे चला गया, 10.5 लेके 2 पे चला गया और 0.3 का फोटोन वो निकाल दिया, बाहर इमिट कर दिया। क्या बोला समझ में? 10.5 लिया और 2 पे गया और 0.3 बाहर इमिट कर दिया, अपने पास नहीं रखा। समझ में आ रहा है? ये एक लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर इसको भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। रीजन कि फिर तो वो कंटिन्यूअस नेचर में आ गया ना। 10.2 भी लेगा, 10.3 भी लेगा, 10.5 भी लेगा, 10.6 सारे पैकेट ले लेंगे ना फिर, तो इसको थोड़ा डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में मत जाना। एग्जैक्टली वही एनर्जी पैकेट लेगा जो उसको किसी ना किसी एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा दे। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन must be equal to energy difference between two energy labels where transition happens. Must be equal to energy difference. याद रहेगा? तो 10.5 के बारे में अब क्या बोलेंगे कि भाई वो 10.5 नहीं लेगा, चलेगा? आगे बढ़ जाएं। होपफुली सबने लिख लिया अपने लैंग्वेज में 10-5 लाइन कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 13.6 से ज्यादा कुछ भी ले सकता है, राइट? और लास्ट क्लास समझा दिया था 1 से इंफिनिटी जा रहा है तो आयोनाइजेशन, 2 से 3 से 4 से इंफिनिटी जा रहा है तो सेपरेशन एनर्जी कहलाता है। 2 से इंफिनिटी सेपरेशन, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, 3 से इंफिनिटी सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, 4 से इंफिनिटी थर्ड सेपरेशन एनर्जी। अच्छा, विद इन द फील्ड ही रहता है तो एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। 1 से 2 फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 3 सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 4 थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब मान लो किसी भी हायर से और हायर जा रहा है, मतलब 3 से 5 जा रहा है, इसका कुछ नाम नहीं है। 3 से 5 जा रहा है, उसको कोई टर्म नहीं दिया गया। गुड टू गो। 1 से इंफिनिटी आयोनाइजेशन, 2 से इंफिनिटी सेपरेशन, 3 से इंफिनिटी सेपरेशन, 1 से 2 एक्साइटेशन, 1 से 3 एक्साइटेशन, 1 से 4 समझ में आया, 2 से 5 कोई नाम नहीं है, लेकिन ऐसा भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ऐसे बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा गलत होगा बोलना। नाउ है ना, अब देखो कोई नॉर्मल एक H लाइक एटम लेते हैं यहाँ पे और मान लेते हैं वहां पे 2 ऑर्बिट है, ये N1 ये N2, यहां तक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे N2 ग्रेटर देन क्या है भाई? N1 है। N2 ग्रेटर देन
N1 है। लास्ट क्लास ये बता दिया था, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। ठीक, देखिए अगर यहां से यहां जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है या हायर से लोअर आ रहा है, लोअर से हायर जा रहा है या हायर से लोअर आ रहा है, करे बात। इसी को हम कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये कोई N1, ये N2, यहां तक इंफिनिटी है। सेम डायग्राम को ऐसे भी बनाते हैं, लाइन डायग्राम बोलते हैं, है ना। तो यहां से यहां जाना है, लोअर से हायर जाना है या हायर से, क्या फर्क है, हायर से लोअर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक एनर्जी पैकेट क्या करेगा, एमिट करेगा, जिसकी, और किस फॉर्म में एमिट करेगा, फोटोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्वांटम के फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में। और लोअर से हायर भी जाएगा तो एक एनर्जी पैकेट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये क्या होगा भाई, एब्जॉर्ब, और ये होगा एमिट। समझ में आ रहा है। आपसे पूछ सकता है कि जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी बताओ, जो पैकेट एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी बताओ। अच्छा, जो पैकेट एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उस पैकेट की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी बताओ। जो पैकेट एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उस पैकेट की वेवलेंथ बताओ। समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन फ्रॉम N1 to N2 और N2 to N1, you know now packet will be absorbed or emitted. Now the energy packet continuous भी नहीं है, discontinuous, quantum will be absorbed or emitted. Now the quantum will be absorbed emitted, उस क्वांटम का एनर्जी कितना है भाई, वो पूछ देगा। जो क्वांटम एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उस क्वांटम की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस क्वांटम की वेवलेंथ क्या है, आपसे ये सवाल पूछ देगा। समझ गए। तो हेडिंग दे सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी of the packet absorbed or emitted. Calculation of energy, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ तीनों कर लेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एनर्जी पैकेट दैट इज क्वांटम एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। किस केस में एब्जॉर्ब्ड एमिटेड, बोर मॉडल के केस में। कैसे एब्जॉर्ब्ड एमिटेड होता है, जब लोअर से हायर, हायर से लोअर जाता है तो ये कांड हो जाता है। नहीं, लोअर से हायर जाए या हायर से लोअर आए, ये चीजें हो जाती। कैलकुलेशन ऑफ क्या, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी पैकेट और क्वांटम ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड और emitted, है ना, when electron make transition from N1 to N2 और N2 to lower to higher और higher to lower orbit। कैसे निकालेंगे, तो बताओ। एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस होगा दो एनर्जी लेवल का, वही एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब होगा या, और मैं बताऊं लोअर से हायर जाए हायर से लोअर जाए, हायर एनर्जी किसकी है, EN2 ज्यादा है EN1 से। हमेशा हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है लोअर ऑर्बिट से। लो से हाई जाएगा तो ये फाइनल, ये इनिशियल समझ में आता है। हाई से लो आ रहा है तो लग रहा है ये फाइनल है, नहीं लग रहा है क्या। लेकिन मैं बताऊं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाए या हायर ऑर्बिट से लोअर आए, आपको यही लिखना है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। गुड टू गो। एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। इस ऑर्बिट में एनर्जी कितना लिखेंगे भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ऑर्बिट का वैल्यू फिक्स है ना, इस ऑर्बिट में एनर्जी कितना लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो EN2 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले ये बाद में आ जाएगा। 13.6 कॉमन हो जाएगा, जेड स्क्वायर, है ना, और यहां पे आ जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन, क्वांटम एनर्जी पैकेट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। ध्यान रखना कभी भी फॉर्मूला में बोले 2 से 5 जाए तो यहाँ 2 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर रखना है।
5 से 2 आए तो भी यहाँ 2 का स्क्वायर वहां 5 का स्क्वायर रखना है। क्या समझ में आ रहा है? लोअर से हायर जाए, हायर से लोअर आए, n1 छोटा है और n2 बड़ा है। बस ये फर्क है कि 2 से 5 अगर जा रहा है तो जो यहाँ 2 और 5 रख के जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा वो एब्जॉर्ब होगा। यहाँ 2 और यहाँ 5 रख के कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो एब्जॉर्ब होगा। अगर 5 से 2 आ रहा है तो फिर से यहाँ 2 और 5 रख के जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा वो पैकेट। बस इतना है, जज्बात बदलेगी, है ना? समझ गए? अब एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला लिखा है, एनर्जी ऑफ पैकेट एमिटेड, इसका वैल्यू रख दिया है 2.18 इंटू 10⁻6, सॉरी 10⁻−18 है वो। कितना है? -18 जूल जेड स्क्वायर, और यहाँ पे वही है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसी को एनसीईआरटी में ना RH भी बोला है, यहाँ माइनस लगा देना। -13.6 को मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया बस। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हम लिखेंगे 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो सॉल्व करके आ जाएगा कितना? सेम है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ये दोनों सही है। इट्स लाइक वैसा ही है जैसे बोलते हैं ना 5 केजी इक्वल टू 5000 ग्राम, बोलते हैं कि नहीं? वैसा ही कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम कन्वर्ट कर दिए किसमें, जूल में, तो इतना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड टू गो। तो इसी को एनसीईआरटी ने इस पूरे टर्म को क्या माना है? RH, रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे दो तरह के रिडबर्ग कांस्टेंट का बात करेंगे हम, एक सिर्फ R बोलेंगे, एक RH बोलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ये एक्सप्रेशन याद कर लो, ठीक है? ये कब यूज करना है? जब आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉन 2 से 5 जा रहा है या 5 से 2 जा, मतलब किसी भी ट्रांजिशन हो रहा है विद इन द फील्ड, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इवन 1 से इंफिनिटी जा रहा है तो भी कर सकते हैं, यहाँ 1 रखना है या इंफिनिटी रखना है। समझ गए? 1 एंड इंफिनिटी। फॉर्मूला एक डेरिवेशन किसका करना था हमें? एनर्जी का, वो डेरिवेशन आ गया। अब हमें डेरिवेशन करना है फ्रीक्वेंसी का। मुझे बताओ कि अगर एनर्जी ऑफ पैकेट पता है तो फ्रीक्वेंसी एच न्यू लिखते हैं ना भाई, एनर्जी को हम एच न्यू लिखते हैं। जो पैकेट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उस एनर्जी पैकेट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पैकेट अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी लिखते हैं एच न्यू। तो इसी फॉर्मूला में हम यहाँ पे क्या रख देंगे? एच न्यू इक्वल टू क्या रख देंगे? -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल जेड स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर माइनस 1 बाई, रख दें। अब h से डिवाइड कर देते, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड या एमिटेड इज इक्वल टू हाउ मच? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड या एमिटेड कितना बोलते हैं बताओ? कितना बोलते हैं? 2.18 इंटू 10⁻18 जूल बाई h से डिवाइड किया ना भाई, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, नहीं जेड स्क्वायर बाई। आ रहा है समझ में? ये सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू एनसीईआरटी में लिखा है फ्रीक्वेंसी निकाल रहा था ना, नेगेटिव कैसे आ रहा है? फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वहां नेगेटिव था ही नहीं ना, और मैं नेगेटिव लेके कैसे चल दिया समझ में? ये नेगेटिव नहीं होगा बच्चे, सॉरी, डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस यहाँ पे दिस माइनस दिस क्या पॉजिटिव आ रहा है ना हर जगह पे, नेगेटिव नहीं होगा, सो सॉरी। हाँ, ये सॉल्व करके शायद आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ज, और इधर जो पार्ट है वो तो रहेगा ही। ये सॉल्व करके आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स हर्ज जेड स्क्वायर। मैं सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ पैकेट एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, है ना? एनसीईआरटी है भी किसके पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैकेट एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड।
लिख के रखो जल्दी, इसको अलग से लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है। 3.29 इंटू 10⁻15। एनसीईआरटी में भी कैलकुलेशन है, लास्ट क्लास तो होमवर्क भी दिया था, 48 तक पढ़ के आओ विथ लिमिटेशन एंड ऑल, एनसीईआरटी के एक एक लाइन, है कि नहीं? सुनो, वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पे एक दो। देखिए, साइलेंस साइलेंस। फ्रीक्वेंसी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चे? सी बाई लैम्डा नहीं रख सकते क्या? फोटोन है ना, एनर्जी पैकेट है, और उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो इसको कितना लिख दें? 3.29 इंटू 10⁻²। साइलेंस, कुछ लोग बात कर रहे हैं। कंप्लीट साइलेंस। समझ गए? अब इधर सी डिवाइड कर दो 1 बाई लैम्डा इज वेव नंबर। डायरेक्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हो आप। ये कितना हो जाएगा? 13.29 इंटू 10⁻15 हर्ज। मतलब हर्ज मतलब सेकेंड इनवर्स है ना, हर्ज मतलब सेकेंड इनवर्स, और इधर सी से डिवाइड कर दो 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है ना, जेड स्क्वायर बाई 1 बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। बोलो, ये आ जाता है, यहाँ देखो 10⁻7 आएगा ना ऊपर, 1 बाई लैम्डा वेव नंबर 1.09, कितना वैल्यू है एग्जैक्ट? इसी को आर बोलते हैं, आर एच नहीं बोलते हैं ना, इसको आर बोलते हैं। 1.01 आप कर लो इंटू 10⁻7 कर लो, उतना याद मत रखो एनसीईआरटी में, हालांकि उसका जो वैल्यू है वो मैं लिख देना चाहता हूँ। एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसका वो है 1.09677 10⁻7 मीटर इनवर्स, जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। इसी को तुम 1.01 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स ले सकते हो, जेड स्क्वायर 1 बाई, समझ गए? और इसी को कुछ लोग एनसीईआरटी में आर लिखते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये भी है, दो रिडबर्ग कांस्टेंट, एक आर एच है जो -2.18, सॉरी 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल है, और एक ये वैल्यू को आर माना गया, उसको भी रट के रखना है। आर एच में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अभी तक पीवाई में क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आर के टर्म्स में यूज होता है, और आर का वैल्यू हम बोल देते हैं कितना? 1.01 इंटू 10⁻7, ठीक है, मीटर इनवर्स। अब जो इतना फॉर्मूला डिराइव किया इसको यूज कैसे करें इन सारे फॉर्मूला को, तो क्वेश्चन करते हैं, करें। आज देखो मुझे सीरीज भी पढ़ाना था, नहीं हो पाया वो, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो होमवर्क रहे करके आया करो, मतलब कल ऐसा ही हालत था, मतलब कि आज आने वाला नहीं था ऐसा लग रहा था मेरे को, है ना, लेकिन रात में अच्छे से आराम किया तो मतलब सुबह ठीक लग रहा था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन of He plus. Calculate energy of photon required to excite the electron of He plus. Calculate energy of photon required to excite the electron of He plus
to excite the electron of He plus from 2 to 4. ऐसे लिखो, from first excited state to third excited state. From first excited state to third excited state. Calculate energy of photon required to excite the electron of He plus from first excited state to थर्ड एक्साइटेड स्टेट. पता चल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड टू थर्ड मतलब क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स 3 नहीं 4. सेकेंड ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड ऑर्बिट जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ ऑर्बिट जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है. फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट को सेकेंड एनर्जी स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. थर्ड ऑर्बिट को थर्ड एनर्जी लेवल या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. फोर्थ ऑर्बिट को थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. फिफ्थ ऑर्बिट को फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. बहुत इजी है क्वेश्चन. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले? ये तो बताओ. 2 से 4 ले जाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई? 2 से 4 कैसे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट. मतलब बोल दो भाई. अरे 2 से 4 ले जाना है ना, ये कैसे पता चला? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. He प्लस है ना भाई, तो 2 का स्क्वायर ना. He प्लस के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है? 2 का स्क्वायर. 1/2 का स्क्वायर बाय 1/4 का स्क्वायर. बोलो ये कैसे लिख दिया समझ में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया. जो पैकेट एब्जॉर्ब होगा, ये वही वाली कंसेप्ट है ना. जो पैकेट एब्जॉर्ब हो रहा है वो दो लेवल के डिफरेंस के बराबर है. वही दोनों लेवल का डिफरेंस तो ले रहे हैं, जिसको फॉर्मूला के तौर पे आपके पास रख दिया है. कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 4 और ये 1/4 माइनस 1/16 कितना होगा भाई? ये कितना आ रहा है? 3/16 ना. पक्का? ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आ रहा है समझ में? जेई एडवांस में एक बार सवाल आया, ध्यान से सुनना. जेई एडवांस में एक बार सवाल आया कि He प्लस का इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे आता है और एक फोटोन रिलीज होता है. He प्लस का इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? 4 से 2 पे आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. एक फोटोन रिलीज हो रहा है, एनर्जी पैकेट रिलीज हो रहा है. He प्लस का इलेक्ट्रॉन जब 4 से 2 आ रहा है तो एक पैकेट एनर्जी का रिलीज हो रहा है. वही पैकेट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए एब्जॉर्ब करता है, तो वो कहां जाएगा? सेम पैकेट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ होगा? आपने देखा हाइड्रोजन के लिए 1 से 2 का गैप कितना था? तो देखो एडवांस ने कैसे क्वेश्चन पूछे कि He प्लस का इलेक्ट्रॉन 4 से 2 आ रहा है और वो पैकेट रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा? आंसर विल बी 1 से 2. ऐसे सवाल होते हैं. इसमें मैं एनर्जी नहीं पूछ के आपसे क्या पूछ देता? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. अभी होमवर्क क्या है कि बोर मॉडल पे 51 तक तो आपको जो बोला था वो कर ही लो मॉड्यूल का, और भी कम से कम 25 क्वेश्चन ट्राई करो. डीपीपी, वर्कशीट, पीवाईक्यू से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज. मॉड्यूल का तो 51 करना ही है, 25 क्वेश्चन और ट्राई करना है. और एक होमवर्क है स्पेक्ट्रम पढ़ के आना है. मेरे नोट से ही पढ़ के आ जाओ, या मॉड्यूल में बहुत अच्छा दिया, मॉड्यूल से पढ़ के आ जाओ. स्पेक्ट्रम क्या है समझ में आए? व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. इसको ट्राई करो पढ़ के आने का. इसके अलावा जिनके क्लास आज फर्स्ट है, सेकंड है, उनके लिए तो अदर होमवर्क है भी, एक प्लेलिस्ट करना 2 घंटे की कम से कम. ठीक है, थैंक यू.